ओके दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले बीकॉम का 136 का पहला चैप्टर इनकम टैक्स के रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, गवर्नमेंट मेन इनकम इज टैक्स। गवर्नमेंट का जो मेन इनकम होता है वो टैक्स होता है, वो आपको पता ही होगा। इसमें कलेक्टेड टैक्स जो आपको टैक्स कलेक्ट करता है हर किसी से, उसको खर्च का करता है, क्यों करता है, मतलब क्यों लेता है टैक्स। गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की सैलरी देने के लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए, रोड्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिज हो गए, या फिर डेवलपमेंट करने के लिए देश का, इन सब में खर्चा जो भी करता है वो टैक्स के रूप में इन पर्सनों से लेता है। ठीक है, अब टैक्स को दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स तो हो जैसे तुम इनकम टैक्स देते हो तो अपनी सैलरी में से देते हो, जो नॉट शिफ्टेड होता है। नॉट शिफ्टेड मीन्स तुम डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट को दे रहे हो, कोई बीच में कोई इंसानों को नहीं दे। ठीक है, डायरेक्ट ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन। ठीक है, इनडायरेक्ट होगा जो जीएसटी देते हो आप, कस्टम ड्यूटी करते हो उस। ठीक है, जैसे मान लो तुम किसी बिस्कुट में दे रहे हो, 5 रुपये बिस्कुट खरीद लो, उसमें टैक्स पहले से ही जा रखा है। अब जो पर्सन जो बेच रहा है उसको वो देगा इनडायरेक्टली टैक्स, जो वो डायरेक्टली देगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये हो गया शिफ्टेड टैक्स हो गया, क्योंकि तुम किसी के जरिए गवर्नमेंट तक वो टैक्स पहुंचा रहे हो। प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में पड़ता है, बर्गर किंग, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हो सकता है। इन इंडिया इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1860 फर्स्ट टाइम आया था इंडिया में, जो सर जेम्स विल्सन के द्वारा लाया गया था। फिर उसके बाद से ये क्यों लाया गया था, क्योंकि वह मिलिट्री म्यूटिनी ऑफ 1857 में एक चीज़ हुई थी जिससे बहुत सारा लॉस हुआ था गवर्नमेंट को, और उन्हें पता नहीं चल रहा था कहाँ से पैसे ले। तो ये 1860 में आया टैक्स, 1918 में कुछ बदला, 1927 में फिर एक बार आया, 1961 में आखिरी बार ये एक्ट जो है फिर आ ही गया आखिरकार। असेसमेंट ईयर क्या होता है, इट इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल ऑफ ईच ईयर। मतलब असेसमेंट ईयर होता है कि एक पीरियड होता है 12 मंथ का, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक ये चलता है इनकम टैक्स। इसके बीच में जितना भी टैक्स होता है उसके बाद लास्ट में इनकम टैक्स पे करना होता है। प्रीवियस ईयर क्या होता है, जो पीरियड 12 मंथ इमीडिएटली प्रोसीडिंग असिस्टेंट ईयर। जो असिस्टेंट ईयर चलता है आगे, उसके पिछले ईयर को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। ठीक है, इनकम क्या होती है, इनकम कहाँ से होती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से हो सकती है, इनकम फ्रॉम सैलरी होती है, अदर गेन्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम मानी जाती है, इनकम कैपिटल गेन, कहीं कैपिटल गेन कर रहे हैं आप उसको इनकम मानी जाती है, तो इन सब में टैक्स लगते हैं। ठीक है, टोटल इनकम क्या होती है, इट इज़ द इनकम ऑन विच टू टैक्स पेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। मतलब सारे टैक्स, जितने टैक्स आप पे कर सकते हो वो सब को मिला के इनकम टैक्स 1961 लाया गया था। ये जब मान लो तुम ये सारी चीज़ों में तुम्हारे पैसे बन रहे तो उनके भी इनकम टैक्स देखेंगे। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर का इज द 10 डिजिट नंबर अलॉटेड बाय इनकम डिपार्टमेंट टू एवरी पर्सन। हर पर्सन को ये अलॉट किया जाता है 10 नंबरों का परमानेंट अकाउंट नंबर। वाई चेंज टैक्स, चेंज क्यों होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पावर ऑफ टू लिविंग। ठीक है, आर्टिकल 246 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा लाया कि गिव्स द पावर दी गई थी गवर्नमेंट को कि वो टैक्स ले सकती है। कलेक्ट टैक्स की सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकती है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव वो होता है जो टैक्स पेयर होता है, जो टैक्स भरता है। ये पर्सन है, कोई कंपनी भी हो सकती है, जैसे रामू हो गए टैक्स कर, तो ये एग्जीक्यूटिव हो गया। ठीक है, पर्सन हम इसमें पर्सन जो गिनते हैं इसमें टैक्स में कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकता है, मतलब एक नहीं होगा इसमें, कोई भी हो सकता है पर्सन की जब बात होती है। ठीक है, तो यही था चैप्टर, हम बहुत छोटा था, इसके नोट्स बना लेना। और दोस्तों बीकॉम 136 का चैप्टर 2 पढ़ने वाला है, जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, पार्ट 2 है इसका। ठीक है, तो कॉपी निकाल लेना, पेन निकाल, नोट्स के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, टैक्स रेट जो होते हैं वो दो तरह से थे, एक ओल्ड जो पुराने टाइम में चलते, एक न्यू था। ठीक है, ओल्ड में क्या होता था, बिलो द एज ऑफ 60 ईयर में जो थे नॉर्मल सिटीजन को जाता था, 60 से 80 के बीच में होते थे उनको हम सीनियर सिटीजन मानते थे, जो 80 से ऊपर होते उसको हम सुपर सिटीजन कहते थे। ठीक है, बिफोर 60 इनकम के उसमें पड़ता टैक्स स्टेटस क्या है, हिंदू इंडिविजुअल फैमिली के अंदर जो इंक्लूडिंग सब चीज़ को लेता है, आर्टिफिशियल पर्सन इंक्लूडिंग सारी चीज़ों को में आ जाता है। इसमें जो होता है अप टू रुपीज़ 2.5 लाख जो भी ऊपर कमाता है उसे कुछ नहीं देना होता। सॉरी, 2.5 लाख तक जितने भी कुछ कमा देते हैं उसे कुछ नहीं देना होता। जो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कमाते हैं वो उसे 5% देना होता था। 5 से 10 लाख के बीच में कमाते हैं वो 20%, और 10 लाख से ऊपर कमा देते उन्हें 30%। ठीक है, अब ये आ गए एक्स्ट्रा चार्ज होते थे। एक्स्ट्रा चार्ज मतलब जो ज़्यादा ही कमाते थे उनको ले। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में कमाते थे 10% देना होता था इनकम में। इसके अलावा भी ठीक है, जो 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में होता है 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ में 25%, जो 5 करोड़ से ऊपर कमाते जितने भी 37% में देना होता था। न्यू टैक्स स्टेटस के हिसाब से कैसा है, न्यू टैक्स के हिसाब से 2.5 लाख तक हमारे कुछ नहीं देना, 2.5 से 5 लाख के हिसाब में 5% देना होगा, 5 लाख से 7.5 लाख के लिए 10%, 7.5 लाख से 10 लाख के बीच 15%, 10 लाख से 12.5%
12.5 लाख के बीच में 20%, 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में 25%, 15 लाख से अबव 30%। ठीक है, सीनियर सिटीजन टैक्स स्टेटस का है सीनियर सिटीजन का, जो भी 3 लाख से ऊपर कमाएगा, 3 लाख तक कमाएगा उसे कुछ नहीं देना। 3 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, अबव 10 लाख 30%। थोड़ी सी मतलब राहत दी गई थी। सुपर सीनियर सिटीजन का है, जो 5 लाख तक कमाएगा उसे कुछ नहीं देना, जो 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, और जो 10 लाख से ऊपर में 30%। इसमें भी एक्स्ट्रा चार्ज चलते थे, जैसे कि 5 लाख से ऊपर कुछ नहीं, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 50 लाख तक कुछ नहीं, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में तो 10% दोनों को देने होते थे। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15% दोनों को देने होते थे। 2 करोड़ से 5 करोड़ के इसके ऊपर जितने भी आएंगे 20%। ठीक है, तो ये था चैप्टर 2 जो कि छोटा सा था, इसके भी नोट्स बना लेना। BCom 136 का चैप्टर 3 रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, तो पेन कॉपी निकाल लेना, नोट्स के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अर्निंग क्या होती है? अर्निंग जो होती है इट मीन्स लाइक पैसा कमाना। ठीक है, पैसे किस तरह से कमाए जा सकते हैं, जैसे कि कोई जॉब करके कमाता है, कोई बिजनेस करके कमाता है, और कोई ये तो होगा कि अपने देश में, और कोई डोमेस्टिक मतलब अंदर देश में, और कोई इंटरनेशनल में जाके पैसा कमाता है। ठीक है, अब टैक्स किस किस को देना होता है? देखो, जो डोमेस्टिक होगा उसको तो टैक्स देना ही पड़ेगा, जो इंटरनेशनल होगा उसको भी टैक्स देना होगा। लेकिन किसको, अब ये आगे डिसाइड होता है। जैसे कि जो डोमेस्टिक होता है वो हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर आ जाता है। ठीक है, जो डोमेस्टिक जो इंडिया, जब कोई इंडिया में कमा रहा है पैसे तो इंडिया के अंदर है तो रेसिडेंशियल स्टेटस में आ जाता है। ठीक है, अब पर्सन ऐसे क्या होता है, मैंने पहले ही बता रखा है। जो पर्सन जो होते हैं हम BCom 136 इसके हिसाब से इसमें कंपनी भी होती है, इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन होता है वो भी हो सकता है, सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है पर्सन, फर्म भी हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, जैसे हम कंपनी भी कहते हैं। जब वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो जाती है तब जाके आर्टिफिशियल पर्सन बनती है। तो ये सारे पर्सन एसोसिएशन हो सकते हैं। ठीक है, अब रेसिडेंट स्टेटस क्या होता है? रेसिडेंट स्टेटस में 2 हो जाता है, एक होता है रेसिडेंट, एक होता है नॉन रेसिडेंट NR। ठीक है, ये होता है अ टैक्स पेयर वुड क्वालिफाई एज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ़ ही सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग 2। टैक्स पेयर रेसिडेंट जब कहलाता है इंडिया का, जब जाके वो इन दोनों में से कोई एक चीज़ें कर रहा हो, 2 कंडीशन फुलफिल कर रहा हो, या तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा, या तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। ये आगे पढ़ेंगे 2 कौन सी फुलफिल होनी चाहिए। और नॉन रेसिडेंट हो गया जो नॉन रेसिडेंट है, जो इंडिया में नहीं है। ये कंडीशन जैसे जो बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन दोनों में होगा वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। जो एक ही में करेगा वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा, और जो दोनों में से कोई ना कर रहा वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इंडिविजुअल कंडीशन में देखते क्या है। ही इज़ अ इंडियन पे ईयर ऑफ 182 डेज, या तो एक इंडिया में रहकर 180 डेज हो उसको, और उसने प्रीवियस ईयर का वो इनकम टैक्स भर दिया हो, तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी कहलाएगा, लेकिन NR अभी नहीं कहलाएगा वो। ही इज़ इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर पीरियड ऑफ 60 days और मोर एंड 365 days और मोर ड्यूरिंग 4 years इमीडिएटली प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, मतलब ही इज़ इन इंडिया प्रीवियस ईयर फॉर पीरियड फॉर 60 days और मोर, अगर 60 days या उससे ज़्यादा रह रहा हो, और 365 days में मतलब 4 years में वो 365 days रहा हो, तो वो फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी कहलाएगा, लेकिन NR नहीं कहलाएगा। ठीक है, एग्जेशन ऑफ कंडीशन नंबर 2, अगर कंडीशन नंबर 2 को भी हटा दें, इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया, इंडियन सिटीजन जो इंडिया को छोड़ चुका हो, इंडियन सिटीजन हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, जो इंडियन सिटीजन बन के यहाँ पे घूमने आया हो, ये दोनों जो है वो नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। इंडिविजुअल एडिशनल कंडीशन पढ़ लेते हैं। ये सेटिस्फाई बेस्ट कंडीशन एटलीस्ट 2 times आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये अगर दो कंडीशन को पूरा कर रहा हो प्रीवियस ईयर की, तो उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कहलाया जाएगा। द हैज़ बीन इन इंडिया एटलीस्ट 730 days इन इमीडिएटली प्रोसीड 7 years में वो 730 days रहा हो इंडिया में, तब भी वो ऑर्डिनरी नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। एक्सेप्ट कर लेते हैं प्रीवियस ईयर का 10 years का, प्रीवियस ईयर का एक्सेप्ट कर लेते हैं 7 साल में 730 days रहा हो, तो भी वो कहलाएगा और नॉन रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, हिंदू डिवीजन फैमिली के हिसाब से बिजनेस फर्म में बेसिक कंडीशन होनी चाहिए। कंट्रोल फॉर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, पार्शली इंडिया, होल इन इंडिया। ठीक है, अगर मान लो कोई है जो हिंदू इंडिविजुअल में बिजनेस चला रहा है, ठीक है, अगर वो ये दोनों चीज़ें
या तो पार्शली इन इंडिया, आधा काम, आधी उसका बिजनेस है या पूरा उसका बिजनेस होगा, तो वो ये दोनों कहलाएगा, नॉन रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। एडिशनल कंडीशन में करता जो है, मान लो फर्म ए और बी आई है, मान लो उसका कंट्रोल जो है पार्शली है, होल इन इंडिया है, तब वो ये कहलाएगा नॉट अवेलेबल। अब ये ध्यान रखना, ये जो है अवेलेबल ही नहीं है किसके लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए, ठीक है। रेसिडेंट के लिए तो है, नॉन सॉरी ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए ये नहीं है, और ये इसके लिए तो है ही नहीं। कंपनी के लिए बेसिक कंडीशन, या तो इंडियन कंपनी हो या फिर इन प्रीवियस ईयर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होल इन इंडिया, फिर कंट्रोल कर रही है पूरी प्रीवियस ईयर का, तो वो कहलाएगा रेसिडेंट, यानी इसके अवेलेबल नहीं है, और ये तो हो ही नहीं। एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन इन पे ओवर कंट्रोल फॉर मैनेजमेंट पार्टली और होल इन इंडिया, सेम प्रीवियस ईयर का कंट्रोल लेके बैठा हो और पूरा इंडिया का हो उसका बिजनेस, तो वो रेजिडेंट कहलाएगा, नॉर्मल स्किल है, और ये स्किल है, ठीक है। इसको आप इसके नोट्स बना लेना ये वाले। ओके दोस्तों, हम बढ़ना यूनिट 4 एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्टेड इनकम क्या होती है? इनकम देखो दो तरह की होती है, तो टैक्सेबल इनकम होती है जिसमें आपका टैक्स पे करना होता है। एग्जेम्प्टेड इनकम होती है कि इनकम टैक्स नॉट चार्ज, नॉट अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम। आपकी टोटल इनकम जो भी होती है उससे चार्ज ना की जा रही हो इनकम टैक्स, उसको हम एग्जेम्प्टेड इनकम कहते हैं, ठीक है। ऐसे डिडक्शन होता है हमारा पार्ट ऑफ इनकम से, एग्जेम्प्टेड होता है नॉट अ पार्ट ऑफ इनकम, एग्जेम्प्टेड फुल्ली आपको पूरा मिलता है। मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर सेक्शन 10 के हिसाब से डिफरेंट टाइप इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स, हम एग्जाम कर सकते हैं इसमें कि टैक्स में नहीं कटेगा, ठीक है। एग्जाम्प्टेड इनकम हो गई, जैसे फुल्ली एग्जाम्प्टेड इनकम हो गई, डू नॉट फ्रॉम पार्ट ऑफ टोटल इनकम नॉर इज इनकम टैक्स पेबल और इन टाइम। इनमें से कोई भी आपसे बिल्कुल भी आपसे टैक्स नहीं ले जाएगा। इसमें कौन कौन आता है? एग्रीकल्चर इनकम आ जाती है आपकी, ग्रेटिट्यूड रिसिप्ट बाय गवर्नमेंट, ग्रेटिट्यूड रिसिप्ट दिया जाता है आपको। पार्टनरशिप फर्म होगा, फर्म और पार्टनर्स होगा, अगर फर्म को कोई प्रॉफिट हो रहा है, उसने टैक्स पहले से भर दिया, फिर वो अपने पार्टनर्स को उसमें से कुछ पैसे दे रहा है, तो उसमें भी नहीं होगा, ठीक है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो बना होगा गवर्नमेंट की तरफ से, एक अकाउंट होता है, उसमें भी ये इनकम आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब पार्सल इनकम एग्जाम्पल, मतलब इसमें से कुछ टैक्स आपसे काटा जाएगा, ज़्यादा नहीं काटा जाएगा, इसकी कोई लिमिट होती है, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ग्रेट्युटी हो गया, HRA हो गया, LTC हो गया, पेंशन हो गई, रिटायरमेंट कंपनसेशन हो गई, कंप्यूटेड पेंशन हो गई, इन सब में। इंडिविजुअल इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, इसी में सारा आ गया। एग्रीकल्चर इनकम हो गई, HUVF हो गया, पार्टनरशिप हो गया, LTC LT हो गया, लीव ट्रैवल कंसेशन और एग्जिस्टेंस ऑफ इंडियन सिटीजन एम्प्लॉय हो गया, ग्रेट्यूटी हो गया, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन रिसिप्ट, इन सब में हो गया, ये सब हो गया इंडिविजुअल टैक्स। पेमेंट फ्रॉम सुपर एन्यूएशन फंड हो गया, एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू अग्निपथ स्कीम जो निकाली गई थी, उसमें भी आपको कुछ टैक्स पे नहीं करना होगा। पेमेंट फ्रॉम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में भी आपको कोई PF जो होता है उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। पेमेंट फ्रॉम नेशनल पेमेंट सिस्टम ट्रस्ट, अमाउंट रिसीव्ड एज लीव इनकेसमेंट और रिटायरमेंट की जो आपको मिलेगा। रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड टू वर्कमैन, एनी सम रिसीव अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जो आपको पैसा मिलेगा उसमें भी आपको नहीं देना होता, ठीक है। HRA पार्शली एग्जेम्प्टेड चीज़ें हो गई। इंटरेस्ट इनकम, फैमिली पेंशन रिसीव बाय फैमिली मेम्बर ऑफ एन आर्म कोड इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा आपको पेंशन दी जा रही है, तो उसमें कुछ टैक्स कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। पेंशन रिसीव बाय सर्टन विनर्स ऑफ गैलेंट्री अवार्ड में आपको कुछ विनर्स को पेंशन दी जा रही है। अवार्ड इंस्टीट्यूट बाय गवर्नमेंट अवार्ड दिए जाते हैं। अलाउंस ऑफ MLA MP और MLC स्कॉलरशिप टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फंड में जो स्कॉलरशिप मिले उसमें कुछ कटता है, कुछ नहीं करता, ठीक है। तो ये था चैप्टर, इसके नोट्स बना लेना। वाला यूनिट 5 सैलरीज, एनी रिम्यूनरेशन पेड बाय एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय हिम इज कॉल्ड सैलरी, ठीक है। कोई भी रिम्यूनरेशन पेड की जाती है कि एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयर के द्वारा सर्विसेज देने के बाद उसको हम सैलरी कहते हैं, ठीक है। ग्रॉस सैलरी क्या होती है? कैश रिसिप्ट प्रॉफिट और कैश रिसिप्ट परक्यूसिटीज प्लस प्रॉफिट इन लीव सैलरी, ये सारी मिला के ग्रॉस सैलरी कहलाती है, ठीक है। अलाउंस क्या होती है? एक्स्ट्रा केस पे अभी आपको कोई एक्स्ट्रा पे किया जाता है तो उसको अलाउंस कहते हैं। इसमें फुल्ली टैक्सेबल होता है, पार्शियल एग्जेम्प्टेड होता है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है। फुल्ली टैक्सेबल में DNS अलाउंस, DNS पे हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, ओवर टाइम हो गया, इसमें फुल्ली टैक्सेबल होता है, इसमें आपको देना होता है पूरा। पार्शियली एग्जेम्प्टेड हो गया, आपको कुछ आधा टैक्स देना होगा, आधा नहीं दोगा। हाउस रेंट अलाउंस हो गया, एंटरटेनमेंट हॉस्टल हो गया, सारा हो गया। फुल्ली एग्जेम्प्टेड क्या हो गया? कन्वेंस अलाउंस हो गया, फॉरेन अलाउंस हो गया, हाई कोर्ट जजेस हो गया, इसमें आपको पूरा छूट मिलती है टैक्स से, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस में जैसे कि सेक्टर 10A 38 के हिसाब से अलाउंस हाउस रेंट अलाउंस मिलता है उनको,
जैसे कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को हाउस दे देती है काम करने के लिए, वो होता है उसमें उसको कुछ कुछ टैक्स भरना होता है, कुछ नहीं भरना होता है। क्वांटम एग्जाम्पशन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और अदर सिटीज़ के हिसाब से अलाउंस एक्चुअली रिसीव दोनों हो होता है। रेंट पे दिया जाता है 10% दिया जाता है, कहीं कहीं 50% सैलरी यहाँ पे दिया जाता है, हमें 40% ऑफ सैलरी दिया जाता है। ठीक है, ये छूट मिल जाती है मतलब ये अदर सिटीज़ को बस। एन्यूटी अ सर्टन जम पेड फॉर सर्टन पीरियड बाय एम्प्लॉय टू हिज एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन सर्विस रेंट बाय हिम इज कॉल्ड एन्यूटी। मतलब कुछ कुछ सर्टन पीरियड में आपको पैसे दिया जा वो सैलरी दी जाती है, उसे एन्युटी कहते हैं, ताकि आपकी मतलब बचत के हिसाब से आपको लगे। जैसे मान लो आपने 20 आपकी 10,000 सैलरी तो आपको 500 करके महीने महीने आपको मिल रही है, तो उसको एन्युटी कहते हैं। ग्रेट्यूटी इट इज़ अ गिफ्ट और प्रेजेंट इन रिटर्न फॉर फेवर ऑफ सर्विस रेंडर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डेट। रिटायरमेंट डेट के टाइम पर एक कंपनी तरफ से गिफ्ट और प्रेजेंट दिया जाता है आपको फेवर में कि आपने सर्विसेज प्रदान की है उनको, उसके में। तो ये चैप्टर था, इसके नोट्स बना लेना।